नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ राहुल बाबरा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपीएससी द्वारा विगत 25 वर्षों में पूछे गए टॉपिक वाइज सॉल्व्ड प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 30 से 40 तक के प्रश्नों को कवर किया था। इसी कड़ी को जारी रखते हुए आगे के प्रश्नों पे बढ़ते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 कहता है, ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हूण आक्रमणों से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। तो चलिए बताइए, हूण आक्रमण के पश्चात रोमन साम्राज्य समाप्त होने पर भारतीय व्यापारी किस पे निर्भर हो गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पे। हूण आक्रमण के पश्चात जब रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तो भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पे निर्भर हो गए। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, ईसा की तीसरी शताब्दी में जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तब भारतीय व्यापारी अधिकाधिक दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 कहता है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, इनके आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? तो चलिए बताइए, कौन से व्यक्ति किस किस समय आए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन बी अर्थात भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति मेगास्थनीज था। तत्पश्चात फाहियान भारत आया और फाहियान के ठीक बाद हुएनसांग भारत आया। भारत आने वाला अंतिम व्यक्ति जो था वो इत्सिंग था। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत आगमन का सही क्रम इस प्रकार है। प्रथम मेगास्थनी, द्वितीय फाहियान, तृतीय हुएनसांग और चतुर्थ इत्सिंग। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। वहीं फाहियान की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में वह भारत आया। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इत्सिंग 7वीं सदी में अर्थात हर्षवर्धन के शासन के काल के बाद भारत आया। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो बताइए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मगध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो था वो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य मगध था। मगध का 16 महाजनपदों के अन्य राज्यों से शक्तिशाली होने का मुख्य कारण वहाँ की भौगोलिक दशाएं, इसके अतिरिक्त सुयोग्य एवं महत्वाकांक्षी राजाओं का नेतृत्व भी मगध के शक्तिशाली होने का कारण था। तो चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो चलिए बताइए, दूसरी शताब्दी में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित होने वाला भारत यूनानी राज्य कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात बैक्टीरिया। चलिए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य बैक्टीरिया था। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो चलिए बताइए, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ यहाँ होगा भाषाई समूह से, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, आर्य शब्द भाषाई समूह का व्यंजक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत भारोपीय अर्थात भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा गया क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब आर्य भारत में प्रवेश किए तो वे एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। इस प्रकार आर्य एक भाषाई समूह को इंगित करता है। चलिए अब इस अगले प्रश्नों पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 46 कहता है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो बताइए, गुप्त काल में
उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात ताम्रलिप्ति पतन से गुप्त काल के समय का भारतीय व्यापार संचालित हुआ करता था। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है ताम्रलिप्ति या ताम्रलिप्त शहर जिसे वर्तमान भारत के ताम्लुक से समीकृत किया जाता है। ताम्रलिप्ति प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत में व्यापार व वाणिज्य का एक प्रमुख नगरीय केंद्र था। यहाँ व्यापार सिल्क रोड से उत्तरापथ होते हुए मुख्य व्यापारिक मार्ग से मध्य पूर्व और यूरोप से होता था और समुद्री रास्ते से बाली, जावा, सुदूर पूर्व के से व्यापार हुआ करता था। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 कहता है पांडिनेन किलक्कनक्कु समूह की अहम व पूरम कविताएं संगम रचनाओं के अनुवर्तन हैं। जैसा कि ये कथन ए का कहना, वहीं कारण ए की बात की जाए तो कहता है उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया जाता है। इस तो बताइए कथन ए और कथन आर में से दोनों में से कौन से सही हैं और क्या कथन ए कथन आर की सही व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ, कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अर्थात पांडिनेन का किलक्कनक्कु समूह अहम व पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन ही है, जबकि उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम की रचनाओं में माना जाता है। प्रमुख संगमों में उन्हें नहीं माना जाता है। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है संगमकालीन शिक्षाप्रद कविताओं को किलक्कनक्कु कहा जाता था। ये 18 भागों में विभाजित थे जिसमें तिरुकुरुल व नाड्यार हैं। अहम व पूरम कविताएं किलक्कनक्कु जो उत्तर संगम काल में लिखी गई हैं, इसलिए ए की सही व्याख्या आर करता है। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 कहता है उसी प्रकार कथन ए एवं कथन आर दिए गए हैं, इसमें बताना है क्या दोनों कथन सही है या दोनों में से कौन सा सही है एवं क्या आर ए की सही व्याख्या करता है। तो कह रहा है जैन धर्म अहिंसा पर बल देता है, इसलिए कृषकों ने जैन धर्म अपनाने से रोका। और कारण आर कहता है कृषि में कीटों एवं पेड़कों की हत्या होना शामिल है। अतः नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, चूँकि जैन धर्म अहिंसा पर बल देता था जिसने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। वहीं कारण आर बताता है कि चूँकि कृषकों में कीटों और पीड़कों की हत्या होना शामिल था, इसलिए उन्होंने जैन धर्म को अस्वीकृत कर दिया। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है दोनों ही कथन सही हैं। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है क्योंकि अत्यधिक अहिंसा ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। चलिए अब आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 में उसी प्रकार कथन ए एवं कथन आर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। कथन ए कहता है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। वहीं कारण ए का कहना है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। तो चलिए बताइए उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए आर की सही व्याख्या यहाँ नहीं करता है। अर्थात प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों के दौरान हुआ। हाँ, ये भी सही है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। चलिए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। करा प्राचीन भारतीय राजाओं ने विशेष रूप से मौर्य काल के बाद भूमि का स्वामित्व ब्राह्मणों, विद्वानों व धार्मिक संस्थाओं को देना शुरू कर दिया। ऐसा सैन्य अभियान के दौरान अधिक होता था। गुप्त काल में सामंतवाद का विस्तार हुआ तथा सामंतों को पर्याप्त अधिकार था कि उन्हें व्यापारियों और शिल्पियों के संघ एवं अन्य सामुदायिक संस्थानों के सत्ता में भागीदार बनाया जाता था। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कह रहा है उसी प्रकार कथन ए एवं कारण आर दिए गए हैं। कह रहा है कथन ए कहता है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया। कारण आर में कहा गया है कि कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों पर नियंत्रित करता था। तो चलिए बताइए नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को बताइए।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अर्थात ए और दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चूँकि अशोक ने कलिंग को मौर्य में जोड़ लिया था, ऐसा करने का कारण यह था कि कलिंग जो था वह दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित किया करता था। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है प्राचीन भारत में कलिंग राज्य का अत्यंत सामरिक महत्व था। यह दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसी कारण अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण कर इसे अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार आज की वीडियो का समापन हुआ। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।